हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन फ्राइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज है जिसका लेक्चर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पहला प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। और इससे पहले हमने परावर्तन को क्लियर किया है पूरा। परावर्तन क्या था, परावर्तन के नियम और परावर्तन किसके द्वारा हो रहा था, दर्पण के द्वारा। तो हमने दर्पण को समझा, दर्पण के सूत्र क्या होता है वो, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर चुके हैं हम। ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ना है तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है बेटा, वहाँ पे पूरी साइंस वीडियोस की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाइए, सारा आपको वहाँ मिल जाएगा। और वहाँ पे ही एक और लिंक है बेटा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, नोट्स लिखा होगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। इस चैप्टर के भी नोट्स हमने भेज दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो बेटा प्रकाश का परावर्तन अगर हमें समझना है तो कुछ चीज़ों को समझना होगा। जैसे बेसिक सी हम बात कर लेते हैं। आप जा रहे हो, ठीक है, आप मतलब कहीं भी जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक। तो जब आप जा रहे होते तो आपको रास्ते में ऐसी जगह मिलती हैं, जैसे मान लो कहीं तो ऐसा होगा जैसे आपकी स्पीड जो रहेगी, आप जिस भी वाहन से जा रहे हो ठीक ठाक रहती है, मतलब नॉर्मल स्पीड जिस हिसाब से चल रहे हो आप वो रहती है, ठीक है। फिर आगे जाके वहाँ क्या होता है, ट्रैफिक टाइप का हो जाता है, ठीक ठीक है। तो वहाँ पे फिर आपको स्पीड अपनी धीमे करनी पड़ती है। कुल मिला के ऐसा मान लो जैसे आप भीड़ भाड़ वाला जगह है, जैसे आप मेला देखने गए, ऐसा मान के चलो, कहाँ जा रहे हो, मेला में जा रहे हो, ठीक। तो मेला से मैं जा रहे हो तो वहाँ पे भीड़ भी होगी ना, बहुत सारे लोग भी जा रहे हो। मेला में जाने के बाद भी जब आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो भी वहाँ पे बहुत सारी भीड़ मिलेगी आपको, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे आपकी स्पीड क्या रहेगी, आप आराम से ही तो पहुँच पाओगे ना। अगर किसी मेला वाली दिन अगर आप कहीं जा रहे हो तो बहुत सारी भीड़ रहती है, तो वहाँ आप क्या करोगे, जब आप जाओगे तो बहुत आराम से ही जा पाओगे, ठीक है। और अगर सामान्य दिन की बात करें तो इतनी भीड़ नहीं रहेगी, तो फिर आप स्पीड से चले जाओगे। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये आ जा रही है कि आपकी चाल बदल रही है, यानी एक सामान्य दिन और एक मेले वाले दिन, ठीक है। अब प्रकाश का साथ भी यही होता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक। जैसे वायु आपका एक माध्यम है बेटा, ठीक है, मान के ये हमारा मैं ले लिया वायु, ठीक है, वायु एक माध्यम है। अब प्रकाश ये वायु में आया इस तरह से, ठीक है, ये प्रकाश की किरण थी, ठीक। यहाँ पे प्रकाश की किरण जो है इसकी चाल हम मान लेते हैं v1 है, क्लियर। अब ये यहाँ पे आया और ये यहाँ से दूसरा माध्यम है, ऐसे मान लो ये जो माध्यम है वो है आपका जल, ठीक। अब आप देखोगे वायु के जो कण हैं वो क्या क्या कैसे होते हैं बेटा, दूर दूर होते हैं। और अगर हम जल के कणों की बात करें तो जल के कण कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं भाई, बहुत पास पास होते हैं ना। तो जल के कण क्या है, बहुत पास पास हैं, वायु के कण बहुत दूर दूर हैं। अब आप मेरे को बताओ बेटा कि जल में प्रकाश की चाल तेज होगी या वायु में। आपका आंसर ऑब्वियसली होगा वायु में तेज होगी, जल में धीमी होगी, क्योंकि हमने एग्जांपल ले लिया था मेले वाले दिन अगर हम जाएंगे कहीं भी तो बहुत भीड़ रहती है रास्ते पर, ठीक है। और मेले जो है उसके अंदर भी अगर हम चलेंगे मेला में तो वहाँ भी बहुत भीड़ है, तो बहुत स्पीड हमारी क्या रहेगी, कम रहेगी। और सामान्य दिन जहाँ पे मेला लगता है वहाँ नहीं लगा होगा, तब हम अगर वहाँ जाएंगे तो बहुत स्पीड से जा सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो वायु में प्रकाश की चाल ठीक ठाक रहती है, जैसे ही प्रकाश किस में प्रवेश करता है, जल में, ठीक है, तो चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब यहीं से आपको समझना होगा। देखो ये बिंदु है, जैसे ये तो हमारी थी प्रकाश किरण, और इसको हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे बेटा, आपतित किरण हम इसको कहेंगे। ये जो बिंदु है वो आपका है आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु, ठीक। अब इसी पे हम लंब डाल देते हैं एक, अच्छे से इस चीज को समझने के लिए, ठीक। तो हमने ये देखा कि आपतित किरण अविलंब के साथ ये कोण बना रही है आई, जिसको हम आपतन कोण कहते हैं। ये हमने अविलंब के साथ वाला कोण जो बनता है ये हमने किस में पढ़ा था, परावर्तन में पढ़ा था बेटा, ठीक। ये आपका कौन सा कोण है, आपतन कोण है।
ठीक, और ये आपका है अभिलंब। अब ये जो प्रकाश की किरण है जब जल में प्रवेश करेगी तो इसकी स्पीड क्या है, इसकी चाल जो कम हो जाएगी। अब देखो ये अगर ये सीधी जाती, जैसे चाल समान रहती तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, है ना। अगर प्रकाश की किरण की जो चाल है प्रकाश की वायु और जल में समान होती तो कैसी जाती है, सीधी निकल जाती, इसमें कोई मुंह बातें नहीं, मुड़ती नहीं। लेकिन होता क्या है, जल में प्रकाश की चाल कम हो जाती है तो ये क्या होगी, थोड़ी सी यहां पे झुक जाएगी, मतलब इस तरह से ये जाएगी। ठीक, तो निष्कर्ष क्या निकला यहां पे, अगर माध्यम बदलते हैं तो प्रकाश की जो किरण है उसका मार्ग भी बदल जाता है, वो थोड़ी सी मुड़ जा रही है। ठीक, अब इसका उल्टा हम कर लें, और ये जो हमारा है आर है, अब इसका उल्टा हम समझते हैं बेटा। ठीक, इसका उल्टा मैं यहां बना लेता हूं एक चित्र। ये आपका जल है और ये आपकी वायु है। ठीक, अब कोई प्रकाश की किरण जल से आ रही है, ऐसे करके आई, यहां पे टकरा रही है जल में, ठीक है, गमन कर रही है। अब इसको हम आपतन बिंदु और ये हमारा अभिलंब हो जाएगा। ठीक, अगर प्रकाश किरण सीधी जाती है तो इस तरह से जाएगी। ठीक है, जैसे मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर प्रकाश की जो चाल है दोनों माध्यमों में समान होगी तो सीधी जाएगी। लेकिन ऐसा होगा क्या, यहां पे नहीं होगा, जल में प्रकाश की चाल कम होगी और वायु में ज्यादा होगी। तो ये क्या है, बहुत ही स्पीड से निकलेगी और ये इस तरह से निकल जाएगी। ठीक, तो आपको यहां पे क्या चीज नजर आई, ये तो आपका है आई और ये है आर। हमें यहां पे ये पता चला भाई, इस चित्र को और इस चित्र को देखोगे दोनों में, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से बेटा दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है, और कैसे माध्यम है, दोनों पारदर्शी माध्यम है, ये भी और वो भी, तब प्रकाश किरण अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जा रही है। यहां भी इसका रास्ता ये था, हट गई, यहां भी। तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से बेटा दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, क्लियर है ना, क्या, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यहां पर हम अब देखते हैं, वायु से जब जल में प्रवेश कर रही थी तो अविलंब की ओर झुक जा रही है, और जल से वायु में जा रही है तो अविलंब से दूर हट जा रही है। क्लियर, अब यहीं पे मैं आपको एक और चीज समझाऊंगा। कुछ माध्यम है, जैसे एक माध्यम होता है विरल और एक माध्यम है सघन। जनरली अगर हम देखें, इन दोनों माध्यमों का कंपैरिजन करें, इसका और इसका, तो ये वाला जो माध्यम होगा हमारा वो विरल होगा और ये वाला जो माध्यम होगा वो सघन होगा। यानी दो माध्यमों का आपस में हम कंपैरिजन करें और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, ज़्यादा है, उस माध्यम को हम विरल कहेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है उसको हम सघन कहेंगे। ठीक है ना। अब एक और तरीका है विरल और सघन का डेफिनेशन हम अपन समझने के लिए ले सकते हैं। जैसे एक ऐसा माध्यम जिसके कण क्या हो, दूर दूर हो, विरल माध्यम, और एक ऐसा माध्यम जिसके कण क्या हो, पास पास हो, वो कौन सा माध्यम होगा बेटा, सघन माध्यम होगा। अब जैसे इसी का हम देख लें, वायु के कण बहुत दूर दूर होते हैं तो हमने वायु को यहाँ पे विरल माध्यम कह दिया और यहाँ पे जल को हमने सघन माध्यम कह दिया, क्योंकि जल के कण बहुत पास पास होते हैं। क्लियर बेटा। अब वायु में भी सघन और विरल बन जाते हैं। जैसे गर्म वायु है, विरल माध्यम होगा, ठंडी वायु है, सघन माध्यम होगा। अगर दोनों को वायु में ही देखा जाए तो, क्योंकि गर्म वायु के कण दूर दूर होते हैं और ठंडी वायु के कण पास पास होते हैं, तो सघन और विरल माध्यम। ठीक है।
जरूरी नहीं है जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा देख के सर ने वायु को विरल लिख दिया तो वायु परमानेंट विरल ही होगा, नहीं। वायु में भी अगर वायु की जो लेयरें हैं वो सघन और विरल का काम करती हैं, ठीक है। जो ठंडी लेयर होगी उसके में कण क्या होंगे, पास पास होंगे, ठीक है। तो वो किसका काम करेगी, सघन का, और गर्म वाली विरल का काम करेगी, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको सघन और विरल माध्यम भी समझा दिए। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वह अविलंब से दूर हटेगी या अविलंब की ओर थोड़ा झुकेगी। तो अगर कोई भी प्रकाश की किरण बेटा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, समझ गए ना। और इसका उल्टा, जैसे यहां पे अगर दोनों माध्यमों का कंपैरिजन करें देखें तो ये वाला माध्यम आपका सघन हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला आपका माध्यम विरल होगा। और यहां पर जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है और उम्मीद करता हूं आपका कोई डाउट भी नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। 10th में आपको नॉर्मली याद करना है, जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ मुड़ जाती है या फिर आप कह सकते हो विचलित हो जाते हो, और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप एक चित्र बना सकते हो कोई सा भी, ठीक है। ये चाहो ये बना दो, ये बना लो, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था ना, कारण क्या रहता है, वही चाल, पहले माध्यम में V1 दूसरे माध्यम में V2 रहती है, क्लियर। अब आते हैं आगे, ठीक है। अब हम समझेंगे अपवर्तन के नियम क्या हैं बेटा, ठीक। अभी तो हमने समझा प्रकाश का अपवर्तन, अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ये हमारा मान के चलो पहला टॉपिक हो गया। इसी का दूसरा अपवर्तन के नियम। इसके नियम क्या होंगे वो देखते हैं अच्छे से, ठीक। देखो पहला नियम तो आप ये ले लो, ये क्या है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब। और इस किरण को हम क्या कहेंगे बेटा, ध्यान से समझना, इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे इसको, अपवर्तित किरण कहेंगे। तो ये आपकी आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु पर अविलंब है और ये अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो आपका यही है, ठीक। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, ठीक, और अभिलंब वह आपका रहेगा अपवर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या, मतलब साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात नियत होता है या नियतांक होता है, ठीक। ये तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन, और एन क्या है, नियतांक है जिसे हम कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और इसी सेकंड नियम को बेटा हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम, ठीक। किसको, अपवर्तन के सेकंड नियम को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है, क्लियर है ना, ठीक। तो देखो अगर आपको लिखना है मैं दोबारा बता देता हूं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियत होता है, या फिर अनुपात नियत होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर आप साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन, जो क्या है नियतांक, या फिर आप लिख सकते हो यहां पे नियत, ठीक। एन क्या है, अपवर्तनांक है, और इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक। ज्यादातर ये स्नेल के नियम से हमसे पूछा जाता है।
अब हम समझेंगे अपवर्तनांक क्या है। ठीक, अपवर्तनांक के प्रकार, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक, इसको हम एन से शो करते हैं। अच्छा, इससे पता क्या चलता है हमें? देखो, इससे हमें पता चलता है अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल। और अपवर्तनांक क्या है? अलग अलग, जैसे दो माध्यम है और दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात ही क्या कहलाता है? एक तरीके से हम कह सकते हैं अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे यहां पे मैं सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करूं, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जैसे हमारे पास दो माध्यम है, एक माध्यम ये है और दूसरा माध्यम ये है। ठीक, सापेक्ष अपवर्तनांक होता है n। ठीक, अब यहां पे एक और दो है, तो माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल हमारी, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? v1, और दूसरे माध्यम में क्या है? v2। ये हमारा हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, यानी पहले माध्यम में चाल, प्रकाश की चाल, बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक। या फिर हम कहते हैं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं, और सापेक्ष हमें बताना है तो क्या कहेंगे? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। माना यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? v1 है, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, क्या? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम क्या लिखेंगे? 1 और 2, ये ध्यान रखना है। और इसके बराबर क्या होगा? v1 अपॉन v2। v1 क्या है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और v2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है बेटा। ठीक, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा 1 और 2। ठीक, इसको 1 और 2 को हम इस तरह से भी देखते हैं, एनसीईआरटी में ये भी लिखा मिलता है। ठीक है, 2 और 1 भी लिखा हो, लेकिन इस तरह से लिखा होगा। ठीक, ज्यादातर आपको बुकों में 1 और 2 मिलेगा, एनसीईआरटी में आपका ये लिखा हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? अब इसी का अगर मैं उल्टा करूं, क्या? ऐसे लिखूं मैं, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो हम इसको लिखेंगे 2 और 1, 2 और 1, और यहां पे हो जाएगा v2 अपॉन v1। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक लिखना है तो 2 और 1 लिखेंगे, v2 अपॉन v1, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो इसको 1 और 1 2 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। डेफिनेशन आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है, और तो ज़्यादा इसमें आपसे पूछा जाता नहीं है बोर्ड में।
हाँ, निरपेक्ष अपवर्तनांक पे जो फॉर्मूला बनता है उससे जरूर आपका प्रश्न पूछा जाता है और निरपेक्ष अपवर्तनांक भी पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है निरपेक्ष अपवर्तनांक, उसको देखते हैं। बस है यही, बिल्कुल इसी के टाइप से ही है और कुछ नहीं है खास। अब जैसे हम सापेक्ष अपवर्तनांक में माध्यम दोनों अलग अलग ले रहे हैं, हमारे कुछ भी माध्यम हो सकते हैं, यहाँ पे माध्यम फिक्स नहीं है। लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक में बेटा हमारे माध्यम फिक्स रहते हैं, ठीक, मतलब एक माध्यम फिक्स रहता है, दोनों तो नहीं रहते। निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक, NM लिख लिया, M मतलब मीडियम। अब देखो यहां पे क्या होता है, पहला जो माध्यम रहता है वो फिक्स है, वायु या निर्वात, ठीक। दूसरा आपका कुछ भी हो सकता है, तो पहला वायु है तो मैं एयर लिख दे रहा हूं, और यहां पे दूसरा हमारा मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, अब पहला माध्यम हमारा फिक्स है और कौन सा है, वायु। तो वायु में जो बेटा प्रकाश की चाल लेते हैं वो हम लेते हैं c, क्या लेते हैं, c, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल हमारी है v। तो हम कह सकते हैं वायु या निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, या फिर वायु में प्रकाश की, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है, आप इसको याद करना। आप लिख भी सकते हो साथ साथ, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, माना वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल हमारा c है तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, v, ठीक, v। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक ANM बराबर आपका ये हो गया। अब जैसे हमने ये लिया था, इसको ही हम समझ लें, तो इसमें हमारा पहला माध्यम है एयर, ठीक है, दूसरा माध्यम है हमारा वाटर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपवर्तनांक जो निकलेगा वो जल का होगा, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो ऊपर हम लिख लेंगे c और नीचे हमारा हो जाएगा v, और मैं यहाँ पे w लिख सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है, जिससे वाटर में प्रकाश की चाल, और ये हमारी वायु में प्रकाश की चाल हमारी फिक्स है, ठीक। इस टाइप से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। और वायु में प्रकाश की चाल तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें, और आपको टेबल भी दे रखी है जहां पर वायु के सापेक्ष कई सारे अपवर्तनांक आपको आपकी बुक में दे रखे हैं, ठीक है। आपको सापेक्ष समझा दिया मैंने, निरपेक्ष समझा दिया। अब देखो एक ये हीरे के अपवर्तनांक वाला एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहां पे हीरे का अपवर्तनांक आपको लेना है और वहां पे आपको हीरे में प्रकाश की चाल निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रकाश की चाल आप ऐसे ले सकते हो, एक काम करना, जैसे हीरे का तो आप यहाँ पे लेना ANDC/V, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये निकालना है, तो V बराबर CA, ठीक। इस तरह से आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख लेना। बाकी मैं क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में आपको ये क्वेश्चन कराई दूंगा, ठीक। अब ये आपका हो ही जाएगा, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।